Okay, so students, this is the part 5 of the fundamental unit of life cell chapter and welcome to our channel। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है और उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ओके, सो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन है होल्डिंग सेल कॉन्टेंट्स। होल्डिंग सेल कंटेंट्स मतलब सेल में जितने भी चीजें होती हैं उन सबको होल्ड करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे, देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गेनल्स हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये राइबोसोम्स हो गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। ओके, ये सारे ऑर्गेनल्स को कौन होल्ड करके रख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री की तरह होती है ना सेल की, तो इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो ये सबको क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है। ओके, सो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन। ओके, देन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्ट किससे करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाउंड्री, तो वो बाहर के पार्टिकल से सेल को बचाती है। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन किससे देती है, इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, बाहर के पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एनिमल सेल में तो ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। ओके, सो ये तो ये हो गया। देन इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल सेल है, उसको हमें पता है कि ठीक है ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअलिटी। ओके, मतलब ये इंडिविजुअल सेल है, ये एक सेल है अलग है, ये दूसरी ये एक है अलग है। तो ये कैसे पता चलता है, देखो अगर किसी चीज की बाउंड्री सेट होती है तो हमें पता होता है कि चीजें इसके अंदर हैं, तो यही चीज है। ठीक है, जैसे कि कंट्रीज की बाउंड्री फॉर एग्जांपल, ठीक है, दो कंट्रीज हैं, दोनों की बाउंड्रीज हैं। ओके, उन बाउंड्रीज से तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये कंट्री ये कंट्री है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो दोनों कंट्रीज इंडिविजुअल है, अलग अलग है और एक एक है। ओके, सो ये हो गई इंडिविजुअलिटी। ओके, देन है सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन क्या होता है, सेल रिकॉग्निशन मतलब एक सेल को दूसरी सेल से रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना कि ये एक सेल है, ये दूसरे टाइप की सेल है। ओके, तो वो कैसे होता है, ये देखो ये होता है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की हेल्प से। कैसे, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन से पता चलता है कि सेल एक टाइप की है, दूसरे टाइप की। ओके, अगर सिमिलर सेल होंगी, ठीक है, सिमिलर सेल्स होंगी, या फिर एक टिश्यू होता है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डज सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो सिमिलर सेल्स होंगी अगर, ठीक है, एक टिश्यू की जैसे सेल मान लिया अपन ने, एक टिश्यू के अगर कोई सेल होंगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, उनमें सिमिलर ही क्या होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, मतलब सिमिलर सेल्स में कैसे सिमिलर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, तो हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को देख के ये पता लगा सकते हैं कि इससे सिमिलर सेल कौन सी है, इसके टाइप की सेल कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, जिसके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स मैच करेंगे वो सेम टाइप की है, जिसके नहीं करेंगे वो अलग टाइप की है। ठीक है, ये हेल्प करता है हमें ये बताने में कि कौन से सेल कौन से टिश्यू की है, या फिर अगर कोई दो सेल है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं। ठीक है, तो ये होता है सेल रिकॉग्निशन, मतलब सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। ओके, देन है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है, विलाई आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं छोटे छोटे। ओके, बट दीज आर माइक्रोविलाई, ये बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। ओके, अब विलाई का काम क्या होता है, विलाई आर फोल्डिंग या फिर प्रोजेक्शन यू कैन से। ठीक है, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विलाई क्या होते हैं, इवेजिनेशन होते हैं, इवेजिनेशंस ऑन द surface of plasma membrane which help in absorption। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर
क्या होते हैं, इवेजिनेशंस होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट आर इवेजिनेशंस, देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, ये ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है। अब क्या होता है कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से ऐसे ऊपर आ जाए, ओके, ये एरो बनाया उससे देखो, यहाँ से ऐसे उठ जाए बीच में से, तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी, ओके। नाउ अब इमेजिनेशंस क्या होते हैं, इमेजिनेशंस होते हैं फोल्डिंग्स जो कि ऐसी हो जाती है, ओके। सो ये क्या है, ये ऐसे नहीं है, ये तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे कि किसमें होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे टाइप के वाला होते हैं, ठीक है। तो दीज आर जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इन्हें इमेजिनेशन बोलते हैं। इमेजिनेशन मतलब इस मेम्ब्रेन की ऐसे टाइप की फोल्डिंग जो कि ऐसे क्रॉस हो रही हो, ठीक है। एंड ये पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, ओके। सो ये क्या है, ये होते हैं इमेजिनेशन, ओके। सो इमेजिनेशन का अब मतलब समझ में आपको कि अगर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसे इंटरनली अगर देखा जाए तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ऐसे, ओके, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं अंदर, तो ये क्या हो गए, माइक्रोविलाई हो गए, ठीक है। तो ऐसे इमेजिनेशन होते हैं अंदर की साइड, ओके, सरफेस पे। देन है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ओके। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, नाउ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एज वी नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे कि दिस इज अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, ओके। सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन only allows certain materials to come inside and go outside the cell, ठीक है। अंदर बाहर यानी कि एंट्री एग्जिट कुछ ही मटेरियल्स की अलाउ करती है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। अब ये सब तो हो गए फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट्स रिपीट देम। होल्डिंग सेल कंटेंट्स, ओके। होल्डिंग सेल कंटेंट्स मतलब सेल के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री, तो ये अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है, जितने भी साइटोप्लाज्म है, जो भी सब कुछ है, उन सबको ये अच्छे से होल्ड करके रखता है, ओके। देन प्रोटेक्शन, नाउ इट इज अ बाउंड्री, तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव बाउंड्री है सेल की। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट होती है, तो एनिमल सेल में सिर्फ ये होती है प्रोटेक्शन के लिए। एंड ये किससे प्रोटेक्ट करती है, इंजरी से या बाहर की और भी चीजों से। प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, सेल वॉल होती है, ओके। देन इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी मतलब वही, दिस इज अ बाउंड्री, तो हमें इससे ये पता चलता है कि अच्छा ये एक सेल है। देन अगर हमें ऐसी एक और बाउंड्री दिखी तो हमें पता चलेगा वो दूसरी सेल है, ओके। तो दिस इज हाउ वी गेट टू नो दैट वन सेल इज इंडिविजुअल, ओके। देन है सेल रिकॉग्निशन, सेल रिकॉग्निशन कैसे पता चलता है, ग्लाइकोलिपिड्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से, ओके। सेम टाइप की सेल्स में सेम टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, टिश्यू के सेम सेल्स कौन से हैं, एक टिश्यू के सेल्स कौन से हैं। एक टिश्यू में सिमिलर सेल्स होंगे, सिमिलर सेल्स में सिमिलर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स होंगे। तो अगर दो सेल हमने ली एंड दोनों सेल की सिमिलर ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, तो हमें क्या पता चलेगा, तो हमें क्या पता चलेगा कि अगर हमने दो सेल्स ली और अगर हमें पता चला कि उनके सिमिलर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो सेम टाइप की सेल है या फिर एक ही टिश्यू में सेल है, ओके। देन माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या होते हैं, इमेजिनेशंस होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, ओके। देन है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है, चीज़ें अंदर बाहर आ जा सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बट हर चीज़ नहीं आ सकती, बहुत सेलेक्टिव चीज़ें या फिर कुछ सर्टेन चीज़ें ही आ सकती हैं। एंड इसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन,
ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। ओके, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टडी दिस। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे सब्सटेंसेस अंदर बाहर आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं, दो टाइप से सब्सटेंसेस अंदर बाहर आ जा सकते हैं। दो टाइप कौन से हैं वो, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो देखो। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट इन विच सब्सटेंसेस पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जब कोई सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है या फिर बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं लग रही है उसकी, ठीक है। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट इन विच सब्सटेंसेस पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब एक्टिव नाम से पता चल रहा है कि एक्टिव होगी, कोई एक्टिविटी हो रही है, मतलब एनर्जी लगेगी। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, एनर्जी कंजप्शन होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं होता कंजप्शन। ओके, इसको समझने के लिए हम एक और अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं, एक माउंटेन का है, फिर एक हिली रीजन का। ओके, सो ये ऐसा एक माउंटेन है। ओके, सो जब आप माउंटेन्स के इधर जाओगे, ओके, जब आप क्या जाओगे, माउंटेन के ऊपर जाओगे, ओके, तो क्या होगा, जो स्लोप है वो स्लोप कैसा होता है, ऊपर से नीचे आने के लिए। ऐसा ही तो माउंटेन का स्लोप होता है, ऊपर से नीचे आने के लिए, इधर से भी इधर से भी। बट आप क्या कर रहे हो, आप उल्टा चल रहे हो। स्लोप की डायरेक्शन ये है, स्लोप की डायरेक्शन नीचे से ऊपर से नीचे है, बट आप क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, उल्टा चल रहे हो। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है। ओके, यहाँ से ऊपर जाने में, क्यों, क्योंकि स्लोप की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे, आप उसके उल्टा चल रहे हो, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जांपल और होता है कि जैसे विंड की डायरेक्शन है, ठीक है, विंड की डायरेक्शन कैसी है, यहाँ से विंड की डायरेक्शन सपोज करो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, विंड की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट चल रही है और आपको साइकिल लेके कहाँ से जाना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है। तो आप विंड की डायरेक्शन से कैसे चल रहे हो, ऑपोजिट चल रहे हो, तो आपकी साइकिल को एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप जो नेचुरल जो डायरेक्शन है फ्लो की, आप उससे उल्टा जा रहे हो, ठीक है। एंड वहीं आप देखो, अगर आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे आते हो, और अगर आपको नीचे जाना है, ठीक है, तो आप स्लोप की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे, आपको कहाँ जाना है, ऊपर से नीचे। तो आप जब यहाँ से नीचे जाओगे तब आपको एनर्जी, आप ना, जैसे हम माउंटेन्स पे चलते हैं तो हमने कई बार देखा होगा, लोग क्या करते हैं, गाड़ी बंदी कर देते हैं, बिना पेट्रोल की गाड़ी चली जाती है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लगेगा, आप बिना उसके जा सकते हो, ठीक है। क्यों जा सकते हो, क्योंकि जो नेचुरल फ्लो है वो कहाँ से था, ऊपर से नीचे, एंड आप भी ऊपर से नीचे, आप उसके साथ चल रहे हो, ठीक है। तो जब साथ में चलते हैं तब क्या होता है, एनर्जी नहीं लगती है, बिना एनर्जी के चल सकते हो आप, क्योंकि वो नेचर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है आगे से, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी नहीं यूज नहीं करनी पड़ेगी। बट जब आपके उसको उल्टा जाना है तब आपको एनर्जी लगेगी, ठीक है। जैसे ये केस था विंड और साइकिल वाला, ठीक है, ये केस में क्या था, ईस्ट से वेस्ट विंड चल रही थी, वेस्ट टू ईस्ट आप जा रहे थे, तो आपको एनर्जी लगेगी। ओके, जस्ट सपोज करो कि ये क्या हो रहा है, आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो साइकिल लेके, एंड विंड भी क्या चल रही है, वेस्ट से ईस्ट चल रही है। ओके, तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा साइकिल पे, आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। ओके, क्यों, क्योंकि आप विंड की डायरेक्शन में ही चल रहे हो। ओके, ये एक और केस अच्छे समझते हैं। एक और केस है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो वो क्या होता है, जैसे कि ओशियनिक वेव्स हैं, ठीक है, ओशियनिक वेव्स इस तरफ चल रहे हैं। ओके, ओशियनिक वेव्स क्या कर रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं। ओके, सो ये इस तरफ चल रही है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपकी बोट, आप अपनी बोट को लेके कैसे जा रहे हो,
आप अपने बोट को लेके उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। वैसे ही आपको मतलब विंड इधर चल रही है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्या? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं लगानी पड़ेगी एनर्जी, क्योंकि अपने आप ओशियनिक वेव्स के साथ आपकी बोट आगे जा रही है, ठीक है, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हो। तो ये कैसा केस होता था? डाउनस्ट्रीम का। एंड एक और केस है जिसमें ओशियनिक वेव्स ऐसे जा रही हैं इस साइड, और आपकी बोट किस साइड जा रही है? इस साइड। तो ये ऑपोजिट हो गया। ओशियनिक वेव्स आपकी बोट को इस तरफ खींचना चाह रही है, आप उल्टी तरफ जा रहे हो, तो ये कैसा केस होता था? अपस्ट्रीम का। ओके, नाउ यू रिमेम्बर कौन कौन से केसेस थे, ये मैथ्स में पढ़ा हुआ आपने। सो अब स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने क्यों लिए हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हमने फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए लिए हैं, ठीक है। मतलब जो नेचुरल फ्लो होता है, अगर आप उसके साथ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको एनर्जी कंजप्शन नहीं लगेगा। अगर आप उसके उल्टा जा रहे हो तो आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब इन दिस केस ट्रांसपोर्टेशन का फ्लो क्या होता है वो देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का फ्लो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। ओके, मतलब जिस चीज में हाई कंसंट्रेशन है, तो वाटर या फिर कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, वो कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से लो की तरफ ही जाएगा। ओके, जैसे कि कोई सब्सटेंस, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है। ओके, सॉल्वेंट में क्या है? कितना सॉल्यूट भरा हुआ है, तो उसे कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि एक पानी का ग्लास है, ठीक है, एक पानी के ग्लास में हमने एक चम्मच शुगर डाली है। ओके, दूसरे पानी के ग्लास में हमने क्या डाला है? 2 टेबल स्पून शुगर डाली है। तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? 2 टेबल स्पून वाले का, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या है इन दिस केस? पानी, एंड वो सॉल्यूट क्या है? शुगर, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन क्या है, किसका ज्यादा है? दो टेबल स्पून शुगर वाले का। मतलब जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। एंड यही है नेचुरल फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्टेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, अब आपको पैसिव एक्टिव में अब इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो देखते हैं। तो पैसिव में आपको एनर्जी नहीं यूज करनी पड़ रही है। ओके, अपने आप हो रहा है। मतलब ये कौन सा फ्लो है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब आप नेचुरल जो फ्लो है उसके साथ साथ चल रहे हो। हाई टू लो है, आप हाई टू लो ही चल रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ये देखते हैं आप। ये एग्जांपल्स हमने इसीलिए बताए थे ताकि आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाए कि नेचुरल फ्लो क्या होता है और एनर्जी कंजप्शन कहाँ होती है कहाँ नहीं। सो पैसिव में कैसे चलता है? हाई टू लो, क्योंकि ट्रांस एनर्जी नहीं लग रही है। एक्टिव में कैसे चलते हैं? लो टू हाई, क्योंकि एनर्जी लग रही है। ओके, यहाँ पे आप ऑपोजिट जाओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो सब्सटेंसेस दोनों ट्रांसपोर्टेशन से चल सकते हैं। ओके, बट हम स्टडी करने वाले हैं क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से वो देखते हैं हम। फर्स्ट इज ऑस्मोसिस एंड द अदर वन इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये 2 टाइप के, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये क्या है? 2 टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। ओके, सो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें सब्सटेंसेस ओके, सब्सटेंसेस जो कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ओके, हर स्टेट के सब्सटेंसेस क्या करते हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं।
क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, तो फ्लो के नेचुरल फ्लो के साथ ही फ्लो करेगा ये, ठीक है। तो ऐसा डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस सॉल्यूट, जो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, फ्रॉम इट स्टेट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये इसकी दो कंडीशन है इसके डिफ्यूजन की। ओके, अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज बेसिकली द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। अब डिफ्यूजन में किसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का। ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनऑस्मोसिस में और भी कंडीशन है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, या फिर आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन across a semi-permeable membrane. This is a very important thing. अगर आपने ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं माने जाएंगे आपके, ठीक है। तो डिफ्यूजन में कौन कौन सी दो चीजें नेसेसरी हैं? सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों हो सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ही है, बट इसमें बस क्या होता है? लिक्विड्स का होता है। और इसमें एक और कंडीशन है, क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी थी? सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसके अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लिक्विड्स का, उसे क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब ऑस्मोसिस की क्या क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन क्या है? एक लिक्विड होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एंड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अगर आपने डेफिनेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा तो इतना भले आपने कुछ भी लिख दिया हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब तक नहीं लिखा तब तक दिस विल काउंट इन व्हाट? डिफ्यूजन। तब तक ये डिफ्यूजन में काउंट होगा। इसको अलग कौन बनाता है? ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दैट इज हाउ डिफ्यूजन किससे डिफरेंट है? ऑस्मोसिस से। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसको? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोना स्टडी डिफ्यूजन। ओके, सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं, ओके, from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration so as to spread uniformly in the given space is called diffusion. ये क्या होता है? सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट। एंड वो सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई टू लो कंसंट्रेशन में अगर कोई मूव कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे, ओके। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? डिफ्यूजन। ओके, सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, solid, liquid, gas from the region of its higher concentration to lower concentration so as to uniformly spread in the given space is called diffusion. तो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं, ठीक है। उनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक? कौन से कॉन्सेंट्रेशन से कौन से कॉन्सेंट्रेशन तक? हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस है तो वो डिफ्यूजन में कैसे मूव करता है? अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। अब हाई से लो क्यों मूव करता है? सो एज टू यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन द गिवन स्पेस। मतलब हाई टू लो क्यों मूव करता है? यहाँ पे किसी की वो हाई है, ओके, किसी की क्वांटिटी हाई, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है, ओके, तो वो हाई से लो की तरफ क्यों जाएगा? कोई भी सब्सटेंस क्यों मूव करेगा? ताकि ये दोनों बैलेंस आउट हो जाए। तो ये क्या हो जाए?
ये इक्वल हो जाए और ये भी इक्वल हो जाए। ओके, मतलब हाई से लो की तरफ ही तो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, लो से हाई की तरफ जाएगा तो ये तो और भी लो हो जाएगा। ओके, सो ये कैसा, इसको ऐसे समझते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, एक इंसान के पास 10 रुपीज है, ओके, और एक इंसान के पास कितने हैं, 5 रुपीज है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन के पास 10 रुपीज है और एक पर्सन के पास 5 रुपीज है। ओके, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, इसका कैसा है, लो है, अमाउंट ऑफ मनी। ओके, अब क्या करेगा, ये जो हाई वाला है, अगर इसको बैलेंस करनी है चीजें, तो ये हाई वाला लो वाले को कितने रुपए दे देगा, 2.5 रुपीज दे देगा। 2.5 रुपीज देने से यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे इसके पास कितने रह गए, 7.5 रुपीज। अब 2.5 यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ से माइनस किया है, यहाँ से ऐड हो गए, तो 5 + 2.5 कितना होता है, 7.5 रुपीज। तो एज यू कैन सी कि अब क्या हो गई है, सिचुएशन इक्वल हो गई है। ओके, तो डिफ्यूजन क्यों होता है, कोई भी सब्सटेंस अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाना चाहता है, बिकॉज दे वांट टू बैलेंस थिंग्स। एक ये स्पेस है, ठीक है, अब क्या करना है, इनको दोनों इक्वल मनी चाहिए इन दोनों को, ठीक है, तो हाई वाला क्या करेगा, अपना मनी लो वाले को दे देगा। एंड ऐसे ही इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन वाला लो कंसंट्रेशन में मूव करके इक्वल कर देगा, बैलेंस कर देगा चीजों को। ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो ये आपको लर्न करनी है अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन में कैसे होता है। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन कैसे होता है, हमारे सेल में कैसे डिफ्यूजन होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बड़ी सी सेल बना ली। ओके, ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है बाहर। ओके, तो सेल में हम रेस्पिरेशन का देखते हैं कैसे होता है सेल में रेस्पिरेशन, उसके हम डिफ्यूजन देखेंगे। डिफ्यूजन से हम रेस्पिरेशन को स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो सेल में क्या होती है, सेल में मेटाबॉलिक गैसेस ट्रांसफर होती हैं। कौन कौन सी मेटाबॉलिक गैसेस होती हैं, CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ओके, दीज टू गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, अब हम देखेंगे क्या होता है, अब हम देखेंगे क्या होता है कि सपोज करो अगर किसी सेल में CO2 का लेवल, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ओके, और बाहर क्या है, बाहर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ओके, तो CO2 क्या करेगी, बाहर, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो CO2 क्या करेगी, सेल से बाहर मूव करेगी। ओके, तो सेल में क्या हो जाएगा, CO2 एज यू कैन सी, CO2 क्या होता है, वेस्ट होता है, हमारा सेलुलर वेस्ट होता है। CO2 बाहर जाना चाहिए सेल के, ठीक है, तो क्या होता है कि CO2 अगर सेल में अंदर होगा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो CO2 और बाहर कम होगा, तो CO2 अंदर अंदर से बाहर जाएगी। ओके, ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर CO2, ये सेल है, अगर CO2 अंदर ज्यादा है, अंदर कम है और बाहर ज्यादा है CO2 का लेवल, तो क्या होगा, हाई टू लो, मतलब बाहर से अंदर आएगी CO2। ओके, ऐसे अब हम ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं। ये सेल है, अब सेल में क्या है, ऑक्सीजन अंदर कम है बाहर ज्यादा है, ठीक है, तो बाहर से क्या आएगी, अंदर आएगी, हाई टू लो चलती है, ठीक है। एंड ऐसे ही ऑक्सीजन अगर ये लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो ऑक्सीजन अंदर से बाहर आएगी, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन हो सकती हैं सेल में, बट ये दोनों जो कंडीशंस हैं, ये और ये दोनों कंडीशंस नहीं अकर करते हैं सेल में, सिर्फ ये दोनों करते हैं। क्यों, क्योंकि एज यू कैन सी कि सेल, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत डिफरेंट है। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 21% होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो नेचुरली हमेशा क्या होता है कि सेल के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी होता है उससे हमेशा कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा बाहर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमेशा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा होता है, तो हमेशा ऑक्सीजन क्या करता है, अंदर ट्रांसपोर्ट करता है सेल के, और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम होता है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये तो कंडीशंस हैं, बट ये होती नहीं है कभी भी, बिकॉज ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा कम रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या करती है, इन से आउट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाती है हमेशा, एंड ऑक्सीजन क्या करती है, अंदर से बाहर आती है हमेशा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स डिफ्यूजन इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कैसे डिफ्यूजन होता है, हमारे सेल में कैसे डिफ्यूजन होता है। ओके, सो ये तो हमारा हो गया आज का पार्ट 5। आगे के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस के बाद वी डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। Now let's go to our question answers. Okay, so students, it's time for our Q&A session लास्ट में। ठीक है, आज जो भी हमने टॉपिक पढ़े आई होप सब अच्छे से समझ में आया हो। सो लेट्स डू आवर क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन। ओके, तो हमने अभी रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन में क्या पढ़ा था, सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन मतलब कि सिमिलर सेल्स है, दो कोई सेल है, हमें ये क्या रिकॉग्नाइज करना है कि वो सिमिलर है या डिससिमिलर है। ओके, सो व्हाट विल डू इज, कौन सी दो चीज उसमें हेल्प करती हैं, कौन सी करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, ये दो चीजें हमारी सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है माइक्रोविलायर मेम्ब्रेन डैश विच हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन में माइक्रोविलायर हेल्प करती हैं, जो कि क्या होती है, मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इवेजिनेशन होते हैं। ओके, इवेजिनेशन क्या होता है ये हमने अभी देखा था। इवेजिनेशन क्या होता है, ऐसे टाइप की फोल्डिंग, इसको क्या बोलेंगे, इवेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचुरल फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। नेचुरल फ्लो क्या होता है सब्सटेंसेस का, कौन से डायरेक्शन में फ्लो करते हैं सब्सटेंसेस, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। क्यों मूव करते हैं हाई से लो की तरफ, ताकि ये चीजें बैलेंस हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। ओके, नेक्स्ट है इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डैश। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है या नहीं होती है, तो एनर्जी इज कंज्यूम्ड या यूज्ड या फिर एक्सपेंडेड, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है। नेक्स्ट है व्हाई डज ऑक्सीजन ऑलवेज एंटर द सेल एंड नेवर एग्जिट इट। तो ऑक्सीजन हमेशा सेल को एंटर क्यों करता है, एग्जिट क्यों नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन की डायरेक्शन हमेशा सेल के बाहर से अंदर की साइड क्यों होती है, अंदर से बाहर क्यों नहीं होती, क्यों, क्योंकि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज हायर आउटसाइड द सेल। मतलब सेल के बाहर नेचुरली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हाई होती है, तो हाई से लो मूव करते हैं सब्सटेंसेस, तो ऑक्सीजन भी हमेशा क्या करता है, हाई से लो, क्योंकि नेचुरली ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ। ऑस्मोसिस किसका डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस किसका डिफ्यूजन होता है, वाटर का या फिर सॉल्वेंट का। ओके, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जैसे कि पानी और चीनी वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, उसमें सॉल्वेंट पानी होगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी नापी जाएगी, चीनी की, एंड जो मूव क्या करेगा, पानी करेगा। ओके, सो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है, सॉल्यूट की, बट मूव हमेशा कौन करता है,
सॉल्वेंट मूव करता है। ओके, तो ऑस्मोसिस में किसका डिफ्यूजन होता है? सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है या वाटर का डिफ्यूजन होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर पार्ट 5। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन आंसर में कमेंट सेक्शन में बताना कितने क्वेश्चन आप कर पाए। ओके, सो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, and we'll see you in our next video. Thanks for watching.